आज की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ा है, सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्मानुशासन। हाँ। और इसके लिए हमने एक किताब के सार को खंगाला है जिसका नाम है नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। बिल्कुल। और हमारे पास सिर्फ किताब का निचोड़ नहीं है, बल्कि कुछ रिव्यूज और आलोचनाएं भी हैं। ये अलग अलग स्रोतों से हैं, जैसे रीडिंग ग्राफिक्स, कुछ ब्लॉग पोस्ट्स और स्टोरीग्राफ और रेडिट जैसे रीडर फोरम से भी। तो एक पूरी तस्वीर मिलेगी हमें। हाँ, सही। और आज हमारा इरादा यही है कि हम मिलकर समझें कि ये किताब आखिर कहती क्या है, कौन सी बातें इसमें वाकई काम की है और कहाँ शायद थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि अंदाजा लग सके कि आत्मानुशासन बढ़ाने के सफर में ये किताब कितनी मददगार हो सकती है। तो फिर शुरू करें इसकी परतें खोलना। जरूर जरूर। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किताब किस तरह से बनी है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और मेन मैसेज क्या है। जैसा कि हमारे स्रोतों से पता चलता है, खासकर रीडिंग ग्राफिक्स और जेसिका क्लार्क के नोट से, ये किताब 3 हिस्सों में बटी हुई है। 3 हिस्से, ओके। हाँ, पहला है पर्सनल सक्सेस पर, दूसरा बिजनेस और फाइनेंस मतलब पैसे रुपए पर, और तीसरा है लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी पर। अच्छा, 3 हिस्से। और सुनने में आया कि इसमें कुल 21 अलग अलग रणनीतियां हैं, मतलब हर हिस्से में करीब 7 चैप्टर होंगे। ये तो काफी व्यवस्थित लगता है। हाँ, स्ट्रक्चर काफी क्लियर है। और इन सब के पीछे एक जो सेंट्रल आइडिया है वो है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आत्म जिम्मेदारी। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि भाई बहाने बनाना छोड़ो और अपनी लाइफ की कमान खुद संभालो। ये बात लगभग सभी सोर्सेज में उभर कर आती है। मतलब वो मेरी गलती नहीं थी वाला एटीट्यूड छोड़ना। और इसके साथ लक्ष्यों के बारे में भी कुछ खास है शायद, है ना? बिल्कुल, लक्ष्य तय करना और उन्हें सिर्फ सोचना नहीं बल्कि लिखना और रोजाना उन पर नजर डालना, इसे सक्सेस के लिए एक बहुत जरूरी स्टेप बताया गया है। अच्छा, लिखना और रोज देखना। हाँ, रीडिंग ग्राफिक्स इसे खास तौर पर हाईलाइट करता है। ये एक तरह से खुद को अकाउंटेबल बनाने का तरीका है। और एक चीज जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, वो रिचर्ड बर्की और रीडिंग ग्राफिक्स दोनों ने बताई कि हर चैप्टर के आखिर में प्रैक्टिकल अभ्यास दिए गए हैं। हाँ, मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसे अमल में लाने का रास्ता भी। बिल्कुल। और शायद यही बात इसे कई दूसरी थ्योरी वाली किताबों से अलग करती है। ये अभ्यास रीडर को मजबूर करते हैं कि वो सिर्फ पढ़े नहीं बल्कि कुछ करे, एक्शन ले। इससे किताब ज्यादा प्रैक्टिकल बन जाती है। तो ठीक है, बनावट तो सीधी सादी और एक्शन पर फोकस करने वाली लगती है, पर असल में लोगों को इसमें क्या खास पसंद आ रहा है? मतलब क्या चीज इसे इतना पॉपुलर बनाती है? सुना है हार्ड कवर एडिशन की जानकारी में इसे सेल्फ हेल्प की सबसे प्रभावी किताबों में से एक बताया गया। देखिए, सबसे पहली बात जो बार बार सामने आती है वो है इसकी सीधी और साफ भाषा। ओके। जेसिका क्लार्क और रीडिंग ग्राफियंस के नोट्स बताते हैं कि लेखक ब्रायन ट्रेसी का स्टाइल बहुत डायरेक्ट है, मोटिवेटिंग है और आसानी से समझ में आ जाता है। कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं, बस ऐसी बातें जिन्हें आप फौरन लागू कर सकते हैं। जैसे कि रोज के लक्ष्य बनाना या अपने सबसे जरूरी काम को पहचानकर पहले उसे निपटाना। ये सुनने में तो काफी बेसिक लगता है, पर शायद यही इसकी ताकत है। हाँ, हो सकता है। रिचर्ड बर्की का रिव्यू भी इसी तरफ इशारा करता है। वो इसे थ्योरी की किताब कम और एक प्रैक्टिकल कैसे करें गाइड ज्यादा मानते हैं। अच्छा। उनका कहना है कि जो अभ्यास हैं वो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने लायक बनाते हैं। ये उन लोगों को शायद ज्यादा पसंद आती है जिन्हें तुरंत नतीजे चाहिए। और एक और बात जो ध्यान खींचती है वो है इसका दायरा। मतलब ये सिर्फ किसी एक चीज जैसे काम या पैसे तक ही लिमिटेड नहीं है। सही पकड़ा आपने। रीडिंग ग्राफिक्स के हिसाब से इसमें टाइम मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, डर पर काबू पाना, लीडरशिप स्किल्स, सेहत सुधारना, ओह वाह, और यहाँ तक कि रिश्तों को बेहतर बनाने जैसे कई अलग अलग पहलू शामिल हैं। हर विषय पर शायद बहुत गहराई ना हो, पर संक्षेप में जरूरी बातें बताई गई हैं। तो ये एक तरह का लाइफ मैनेजमेंट टूल किट जैसा हुआ। और इसमें कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी हैं जिनका जिक्र हो रहा था। हाँ, कुछ कोट्स काफी दमदार हैं। रीडिंग ग्राफिक्स में एक का जिक्र है, लूजर्स मेक एक्सक्यूजेस, विनर्स मेक प्रोग्रेस। हारने वाले बहाने बनाते हैं, जीतने वाले प्रगति करते हैं। सीधी चोट। बिल्कुल। और एक और है जो पर्सनल ग्रोथ के महत्व पर जोर देता है, योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स मोर ऑन द पर्सन यू बिकम देन ऑन द थिंग्स यू डू। मतलब आपकी सफलता इस पर कम निर्भर करती है कि आप क्या करते हैं और इस पर ज्यादा कि आप इंसान कैसे बनते हैं। एग्जैक्टली। गहरी बात है।
तो व्यवहारिकता, स्पष्टता और प्रेरणा ये इसके मुख्य आकर्षण लगते हैं। स्टोरीग्राफ पर एक पाठक का अनुभव भी कुछ ऐसा ही था ना, जिसने ऑडियो बुक सुनकर कहा कि लक्ष्य लिखने जैसे आइडियाज ने उसे अ गुड किक इन द टुश दिया। जी, मतलब एक जरूरी धक्का मिला। बिल्कुल। ये दिखाता है कि किताब कई लोगों को इंस्पायर करने और एक्शन लेने के लिए उकसाने में सफल रही है। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। जी, इस व्यवहारिकता और सीधी बात के बावजूद कुछ आलोचनाएं भी हैं जो हमारे स्रोतों में सामने आई हैं। हाँ, और उन पे बात करना भी जरूरी है ताकि एक बैलेंस नजरिया बन सके। एक मुख्य आलोचना जो रेडिट और स्टोरीग्राफ जैसे प्लेटफॉर्म्स पर दिखती है, वो है सतहीपन या कह लें गहराई की कमी। सतहीपन। हाँ, कुछ पाठकों को लगता है कि इतने सारे विषय छू तो लिए गए हैं, पर किसी में भी काफी गहराई नहीं है। एक ठोस, कंसिस्टेंट ढांचा शायद मिसिंग है। मतलब हर चीज का थोड़ा थोड़ा स्वाद है, पर पेट भरने वाला भोजन नहीं। रेडिट पर एक टिप्पणी तो काफी तीखी थी शायद। हाँ, वो टिप्पणी ध्यान खींचती है। उस पाठक ने लिखा कि ये किताब किसी चीयर लीडर की तरह लगती है जो बस जानी पहचानी कॉमन सेंस वाली बातें दोहरा रहा है और पाठक को एक मटेरियलिस्टिक हाँ में हाँ मिलाने वाले रोबोट में बदलने की कोशिश कर रहा है। ये उनका कोट था। दिस साउंड्स लाइक अ चीयर लीडर रीडर्जिटेटिंग कॉमन नॉलेज, ट्रांसफॉर्मिंग मी इनटू अ मटेरियलिस्टिक यस मैन रोबोट। ये दिखाता है कि कुछ लोगों को ये बातें बहुत सामान्य लगी या बिना किसी नई इंसाइट के। तो एक तरफ व्यवहारिकता है, दूसरी तरफ सतहीपन का आरोप। इसके अलावा कुछ विचारों को पुराना या मतलब आज के समय के हिसाब से अप्रासंगिक भी माना गया है। बिल्कुल। leslieyoucoaching.com और स्टोरीग्राफ दोनों पर इस बात का जिक्र है। किताब में कुछ ऐसी धारणाएं हैं, जैसे ये कहना कि पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को पूरा करने के लिए बने हैं। अच्छा। अब आज के दौर में जहां जेंडर रोल्स और रिश्तों की समझ ज्यादा विकसित हो चुकी है, ऐसी बातें कुछ पाठकों को पुरानी या सीमित लग सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, रिश्तों को लेकर दी गई कुछ सलाहें भी विवादास्पद लगी लोगों को। हाँ, जैसे कि शादी, बच्चे और आपसी संबंधों पर कुछ सुझाव। leslieyoucoaching.com और स्टोरीग्राफ दोनों में इस सलाह का उल्लेख है कि विपरीत लिंग के व्यक्ति से अकेले मिलने से बचें। ओह। आज के प्रोफेशनल और सामाजिक माहौल में ऐसी सलाह ना सिर्फ अव्यावहारिक लगती है, बल्कि कुछ लोगों को आपत्तिजनक भी लग सकती है। हाँ, ये तो है। ये दिखाता है कि किताब लिखते समय का जो सामाजिक संदर्भ था, वो आज से काफी अलग था। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि समय के साथ सलाहें कैसे अपनी प्रासंगिकता खो सकती हैं या प्रॉब्लमैटिक भी हो सकती हैं। और उदाहरणों को लेकर भी कुछ विवाद है, खासकर वो मैकडॉनल्ड्स कॉफी वाला मामला। हाँ, leslieyoucoaching.com इस पर विस्तार से बात करता है। लेखक ने इस मशहूर केस का इस्तेमाल व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाने के लिए किया। लेकिन आलोचकों का कहना है कि लेखक ने मामले के तथ्यों को, खासकर जो पीड़ित महिला थी, उसकी स्थिति को सही ढंग से पेश नहीं किया, तोड़ मरोड़ कर पेश किया। अच्छा, कैसे? उनका तर्क है कि वो महिला गंभीर रूप से जली थी और मामला सिर्फ पैसे बनाने का नहीं था, जैसा किताब में दिखाया गया है। तो जब उदाहरणों का चुनाव या उनकी प्रस्तुति ऐसी हो, तो किताब की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठना लाजमी है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे चुने हुए उदाहरण या कुछ पुराने विचार न केवल अप्रासंगिक हो सकते हैं, बल्कि किताब के मुख्य संदेश पर भी असर डाल सकते हैं। शायद पाठक का भरोसा कम हो सकता है। निश्चित रूप से। ये दिखाता है कि किसी भी सेल्फ हेल्प गाइड को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे अपने विवेक और आज के कॉन्टेक्स्ट में परखना जरूरी है। ठीक है, तो हमने इस किताब की बनावट देखी, इसकी ताकतें जैसे व्यावहारिकता, स्पष्टता, प्रेरणा, और इसकी कमजोरियां भी जैसे सतहीपन, कुछ पुराने विचार और वो विवादास्पद उदाहरण। अब अगर इन सबको एक साथ रखें तो क्या निष्कर्ष निकलता है? ये किताब असल में किसके लिए है? देखिए, अगर हम सार निकालें तो ये किताब एक तरह का सेल्फ हेल्प स्टार्टर पैक जैसा है। स्टार्टर पैक। हाँ। इसमें सीधी एक्शन लेने लायक सलाह है, खासकर गोल सेटिंग, टाइम मैनेजमेंट और शायद फाइनेंशियल डिसिप्लिन जैसे ठोस प्रैक्टिकल एरिया में। इसकी सीधी भाषा और अभ्यास इसे उन लोगों के लिए उपयोगी बनाते हैं जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की दुनिया में पहला कदम रख रहे हैं और जिन्हें शुरू करने के लिए एक क्लियर रोड मैप चाहिए। लेकिन, क्योंकि एक लेकिन जरूर लगता है यहाँ पर। लेकिन जैसा कि आलोचनाओं से पता चलता है, इसमें गहराई की कमी महसूस हो सकती है और सामाजिक विषयों, रिश्तों या जेंडर रोल्स पर इसकी सलाह को आज के संदर्भ में क्रिटिकली देखना बहुत जरूरी है। सही। कुछ विचार पुराने पड़ चुके हैं और कुछ उदाहरण, जैसा हमने देखा, प्रॉब्लमैटिक हैं। तो ऐसा लगता है कि ये किताब प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने के लिए तो ठीक हो सकती है, पर जीवन के गहरे या ज्यादा कॉम्प्लेक्स सामाजिक पहलुओं को समझने के लिए शायद काफी नहीं है।
निष्कर्ष ये है कि फायदे हैं पर सीमाओं के साथ। बिल्कुल। ये उन लोगों के लिए शायद सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो अपनी लाइफ के कुछ खास प्रैक्टिकल पहलू जैसे प्रोडक्टिविटी या बचत सुधारना चाहते हैं और उसके लिए सिंपल स्टेप्स चाहते हैं। पर इसे जीवन के हर पहलू के लिए एक अल्टीमेट गाइड मान लेना शायद ठीक नहीं होगा। इससे मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए कोई पाठक इसकी प्रैक्टिकल रणनीतियों जैसे लक्ष्य लिखना या टाइम मैनेजमेंट को अपनाना चाहता है, तो वो इसके उन हिस्सों से कैसे निपटे जो पुराने या विवादास्पद लगते हैं? क्या कोई तरीका है इन दोनों को बैलेंस करने का? ये एक बहुत अच्छा सवाल है वाकई। एक तरीका तो ये हो सकता है कि पाठक चेरी पिकिंग करे। चेरी पिकिंग मतलब जो उपयोगी लगे उसे ले ले और जो अप्रासंगिक या आपत्तिजनक लगे उसे छोड़ दे। किताब के अभ्यासों को करते समय भी पाठक खुद से पूछ सकता है कि ये सलाह आज के विविध समाज, जटिल रिश्तों और मेंटल हेल्थ की समझ के संदर्भ में कितनी फिट बैठती है। अच्छा, उसे किताब की बात को पत्थर की लकीर मानने की बजाय अपनी समझ और अपने वैल्यूज के हिसाब से ढालना होगा। यानी किताब को एक टूल बॉक्स की तरह इस्तेमाल करें, न कि एक धार्मिक ग्रंथ की तरह। और शायद दूसरे विचारों से भी इसे तौलना फायदेमंद हो सकता है। रेडिट पर किसी ने स्टोइसिज्म का जिक्र किया था ना? हाँ, वो एक दिलचस्प सुझाव था। स्टोइसिज्म जो इमोशंस पर तर्क और सेल्फ कंट्रोल पर जोर देने वाला एक प्राचीन दर्शन है। शायद इस किताब की प्रैक्टिकल सलाह को एक गहरा वैचारिक आधार दे सकता है, जैसे मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस पढ़ना। ये पाठक को सिर्फ क्या करें नहीं, बल्कि क्यों करें और किस मानसिक रवैये के साथ करें, इस पर सोचने में मदद कर सकता है। तो मतलब इस किताब को अकेले पढ़ने के बजाय इसे अन्य विचारों और दर्शनों के साथ मिलाकर देखना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक बैलेंस्ड नजरिया बनाने में मदद मिलेगी इससे। निश्चित रूप से। महत्वपूर्ण यह है कि जानकारी कहीं से भी मिले उसे अपनी बुद्धि और अनुभव की कसौटी पर परखा जाए। ज्ञान हासिल करना पहला कदम है, उसे समझदारी से इस्तेमाल करना दूसरा। बहुत खूब। तो संक्षेप में कहें तो नो एक्सक्यूजेस आत्म अनुशासन की शुरुआत करने वालों के लिए एक सीधी व्यावहारिक गाइड हो सकती है, खासकर अगर फोकस गोल सेटिंग और प्रोडक्टिविटी पर हो। हाँ, लेकिन इसकी सामाजिक सलाह को लेकर सतर्क रहें और इसे अन्य दृष्टिकोणों से भी समृद्ध करें। एकदम सही कहा आपने। आज की इस गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस विश्लेषण से हमारे श्रोताओं को इस किताब को समझने और इसके बारे में अपनी राय बनाने में मदद मिली होगी।